Hi, good afternoon everyone. Welcome to Magad IS PCS. टुडे वी आर गोइंग टू कवर, आज हम लोग जो टॉपिक कवर करेंगे वो आपका क्या है, गवर्नर वाइसराय और गवर्नर जनरल। ठीक है, ये जितने भी आपके इतिहास में गवर्नर और वाइसराय और गवर्नर जनरल रहे थे सबको हम डिटेल से कवर करेंगे और उनके समय पे कौन कौन सी घटनाएं घटी थी उन सबको हम कवर करने की कोशिश करेंगे इस कंप्लीट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है गवर्नर जनरल और वाइसराय गवर्नर ऑफ इंडिया को लेकर के। ठीक है, क्योंकि इसमें सब डिटेल से कवर करा लिया जाएगा। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका 71 बीपीएससी को लेकर के। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक वीडियो आप लोग के लिए अपलोड की गई थी। हाँ, ये वाली वीडियो आप लोग के लिए अपलोड की गई थी। ये जो था आपका, देखिए घटना चक्र का ये PYQ है, पूर्वालोकन। ठीक है, ये आप में इसको मॉडर्न हिस्ट्री से जितने भी PYQ बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं, बीपीएससी के द्वारा ये इस वीडियो में कवर कराया गया। ठीक है, पूरे डिटेल से एनालाइज करा के कवर कराया गया। ठीक है, ये आप वीडियो को जिन किसी ने नहीं देखा होगा प्लीज़ जाके वीडियो को देखिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1.5 घंटे का टोटल वीडियो है। ठीक है, टोटल PYQ कवर करा दिया गया है इसमें जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है अब तक। ठीक है, और आगे बात कर ली जाए कि ये 2025 का एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन है। इसमें आपको सब क्वेश्चन मिलेंगे, 70th बीपीएससी तक के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। तो प्लीज़ जाके इस वीडियो को आप लोग देखिए, इस वीडियो को आप जाके चैनल पे देखिए, और जिन किसी ने नहीं देखा, अगर नहीं मिल रही होगी वीडियो तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक लगा दूंगा इस वीडियो का, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं ईजिली। ओके, चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। अब देखो ये आज का टॉपिक है हम, तो देखो बात करते हैं हम सबसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय क्या था कि 1773 में 1773 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में कंट्रोल जमाने के लिए उसने एक पोस्ट नाम दिया था, एक पद का नाम दिया था जिसका नाम रखा था उसने गवर्नर ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल रखा था। ठीक है, जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल रखा था तो वैसे ही उस समय पे क्या थे, 3 प्रेसिडेंसी बनाई गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। बंगाल बनाई गई थी, उसके बाद बॉम्बे बनाई गई थी, मद्रास बनाई गई थी। ठीक है, तो इन सब तीनों जगहों पर आपका गवर्नर रखा गया था। जैसे गवर्नर ऑफ बंगाल कहते हैं वैसे गवर्नर ऑफ बॉम्बे था, गवर्नर ऑफ मद्रास था। ठीक है, तो जब पहला जो गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था वो रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव को फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि इनको जब वो बना दिया गया, उसके बाद क्या हुआ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एक्ट पास हुआ तो क्या हुआ कि उसी गवर्नर ऑफ बंगाल जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको कन्वर्ट कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल में कन्वर्ट कर दिया गया। ठीक है, कब, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के टाइम पे। ठीक है, और जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को कन्वर्ट कर दिया गया तो उस टाइम पे जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था वो था वारेन हेस्टिंग। ठीक है, वारेन हेस्टिंग उस समय फर्स्ट गवर्नर जो बंगाल था, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग था, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, ये दोनों थे। ठीक है, अब हम चलते हैं, ये गवर्नर और गवर्नर जनरल का क्लियर हो गया। अब एक थोड़ा सा वाइसराय को देख लेते। देखो अब ये कहता है, देखो यहाँ पर क्या कि देखो कह रहा है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया 1913 1873 से लेकर 1858 तक क्या था, चार्टर एक्ट जब 1873 पास हुआ तो उस समय क्या किया गया, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको अगेन कन्वर्ट कर दिया गया किस में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में। ठीक है, और जब कन्वर्ट किया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में तो जो पहले गवर्नर जनरल थे भारत के वो किसको बनाया गया, विलियम बेंटिंग को। ठीक है, याद रखिएगा सबसे पहले क्या हुआ, 1773 में क्या हुआ कि आपका गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया, किसको बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को। ठीक है, क्लाइव बना था। ठीक है, उसके बाद जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ तो उन लोगों ने क्या किया, उसी गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। ठीक है, नाम चेंज कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। और जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया तो उस समय जिसको बनाया गया फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल उसको कहते हैं वारेन हेस्टिंग। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ कि 1833 यानी 1873 में क्या हुआ
कि फिर से एक एक्ट आता है, ठीक है। आपको पता होगा कि हर 10, एक सेकेंड, हाँ, तो देखो आप लोग को पता होगा कि ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे क्या था कि हर 10 साल के बाद एक एक्ट आता था, ठीक है, एक एक्ट पास किया जाता था, ठीक है। तो उसी तरीके से क्या देखा गया कि 1773 में जो एक्ट आया था, उसके बाद जो 1883 में एक्ट आया था, ऐसा नहीं इन दोनों के बीच में बाकी एक्ट नहीं थे, एक्ट आए थे, लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट कौन सा है, ये वाला एक्ट और ये वाला एक्ट, ठीक है, क्योंकि यहीं किसी के टाइम पे चेंज देखने को मिला था। तो देखो 1773 में आया था, जब क्या कर दिया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। और 1833 में क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ जो बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया है। अब देखो जो पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया वो विलियम बेंटिंग को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि विलियम बेंटिंग के टाइम पे क्या हुआ, ये चला कब तक, 1858 तक, ठीक है। ये 1857 की क्रांति आई उसके बाद, ठीक है। ये 1833 में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद 1857 की क्रांति आती है। 1857 के क्रांति के बाद क्या होता है, फिर एक एक्ट पारित किया जाता है, ठीक है। क्यों उस टाइम पे एक्ट लाया जाता है, क्योंकि बहुत ही बेभत्स घटना घटी थी और हम जो पहला रिवॉल्ट देखने को मिला था इंडियंस के द्वारा अंग्रेज़ों के लिए, ठीक है, पहली बार विद्रोह इतना खतरनाक रूप से देखा गया था। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश के द्वारा क्या हुआ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास किया गया, ठीक है, जिसमें ये कहा गया कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उससे छीन लिया जाता है और वहाँ क्या होगा, अब इंडिया में डायरेक्ट क्या होगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल चलेगा, ठीक है। यानी जो ब्रिटेन में जो रूल था वो अब इंडिया में वही रूल चलेगा, ठीक है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन ली जाती है बागडोर और ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने अंडर ले आती है, ठीक है। ठीक उसी टाइम पे एक और एक्ट पारित किया गया जिसमें ये कहा गया कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उस पोस्ट को क्या कर दिया गया, उस पोस्ट को ख़त्म कर दिया गया है और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जगह वाइसराय ला दिया गया है, ठीक है, वाइसराय ला दिया गया, ठीक है। अब ये जो वाइसराय है, याद रखिएगा, ये जो वाइसराय है ये आपका तब तक चलेगा जब तक हमें आज़ादी नहीं मिल जाती है, यानी 1947 तक, ठीक है, ये तब तक चलता है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सर वाइसराय तो लाया गया, लेकिन पहला वाइसराय भारत का कौन था, तो पहला वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। अब आपको पहला सब याद रखना पड़ेगा। तो देखो पहला सुन लो, पहला जो आपका गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, गवर्नर ऑफ बंगाल पहला था लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। उसके बाद क्या था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो एक सेकेंड, हाँ, अब देखो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था आपको लॉर्ड क्लाइव को, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बनाया गया वो विलियम बेंटिंग को बनाया गया, ठीक है। उसके बाद वाइसराय ऑफ इंडिया जो बनाया गया पहला, वो आपको किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को, ठीक है। अब गवर्नर ऑफ बंगाल बनाया गया था आपको रॉबर्ट क्लाइव को, और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था आपको वॉरेन हेस्टिंग को, ठीक है, याद रखना इतना, ठीक है। अब हम देखते हैं एक एक करके क्रोनोलॉजी के अनुसार कि कौन कौन से कब कब आए थे, ठीक है। तो देखो अब आ गया आपका लिस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका बिल्कुल कि कौन सा गवर्नर है और कौन से गवर्नर के टाइम पे कौन कौन सी घटनाएं घटी, ठीक है। तो देखो पहला आता है आपका वॉरेन हेस्टिंग, जैसा हमने पढ़ा 1772 से, यानी 1772 से लेकर 1785 तक ये रहा था, ठीक है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसको कहते हैं, ठीक है। इसने क्या किया था, इसके टाइम पे क्या हुआ था, एंड कर दिया गया था डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। डुअल सिस्टम ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसको ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। और इसी के टाइम पे जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है। जिसमें क्या क्या हुआ था, विच रिफॉर्म द गवर्नेंस इन बंगाल, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नेंस था उसको रिफॉर्मेशन का काम दिया गया था, ठीक है। अब इसी के टाइम पे आपका क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, ठीक है। उस समय आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट जो था, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट था वो कलकत्ता में स्थापना की गई थी, ठीक है। और उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये भी क्या कह सकते हैं, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, जो पहला एंग्लो मराठा वॉर था वो आपको कहाँ इसके टाइम पे हुआ था, ठीक है।
और ट्रीटी ऑफ जो सालबाई थी उस टाइम पे भी इसी के टाइम पे हुआ था, इसी के टाइम पे, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई भी इसी के टाइम पे हुआ था। दूसरा बात करता है कि कमीशन किया गया था फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता का पहली बार ट्रांसलेशन देखने को मिलता है, ठीक है, जिसके लिए कमीशन बनाई गई थी। तो याद रखिएगा, पूछ ले जाएगा ये कब हुआ था, किसके टर्म पे हुआ था, तो कौन था उस टाइम पर गवर्नर जनरल, तो वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसी के टाइम पे पिट्स इंडिया एक्ट आती है 1784, ठीक है, 1784 आती है पिट्स इंडिया एक्ट इसी के टाइम पे, ठीक है। अब इसके टाइम पे जब आती है ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784, ठीक है, क्योंकि 85 तक खुद रहा था, अब 1784 पे पिट्स इंडिया एक्ट आ गई। अब देखो इसके आगे हम देखते हैं, तो इसके आगे जो है देखो, इसके आगे 85 तक खुद था, फिर 1786 से लेके 1793 तक, 1786 से लेके 1793 तक कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के काम पर क्या हुआ था, लोअर ग्रेड कोर्ट इस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है। उसके बाद क्या होता, संस्कृत कॉलेजों का स्थापना किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे ही, ठीक है, जो था 1751 में, ठीक है। और हमको पता है सेकेंड एंग्लो सॉरी एक सेकेंड, हाँ, यहाँ क्या हुआ था, सेकेंड क्या हुआ था, फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था किसके टाइम पे, वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। उसके बाद कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या होता है, कॉर्नवालिस के टाइम पे देखिए आपका क्या होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, ठीक है। उसके बाद नेगोशिएशन की जाती है ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम का ट्रीटी की जाती है, संधि। आपको इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कब हुआ था, किसके टाइम पे हुआ था, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे क्या हुआ था, परमानेंट सेटलमेंट आई थी और सिविल सर्विस सिस्टम का इंट्रोड्यूस किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि परमानेंट सेटलमेंट जो आई थी वो किसके टाइम पे आई थी, ये यूपीएससी के द्वारा भी पूछा हुआ क्वेश्चन है और बहुत बार स्टेट पीसेस में भी पूछ लिया गया है कि परमानेंट सेटलमेंट किसके टाइम पे आई थी, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे आई थी और सिविल सर्विस भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। अब ये भाई साहब रहते हैं 1793 तक, ठीक है। उसके बाद जो आता है वो सर जॉन शोर आते हैं, ठीक है। सर जॉन शोर ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते हैं, 5 साल तक ही रहते हैं, लेकिन इनके टाइम पे क्या हुआ था, इम्प्लीमेंट की गई थी चार्टर एक्ट, ठीक है, 1793 को, और एक पॉलिसी मेंटेन की गई थी नॉन इंटरवेंशन की, ठीक है, कि कोई इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे क्या हुआ था कि बैटल ऑफ खारदा देखने को मिलता है, ठीक है। बैटल ऑफ खारदा पूछ लिया जाएगा तो याद देखिएगा किन के टाइम पे देखने को मिलता है, ये आपको जॉन शॉर के टाइम पे मिलता है। अब देखो आप लोग को ये जो बैटल ऑफ खारदा है ये इसको समझ लीजिएगा डिटेल से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बैटल ऑफ खारदा जो है वो किन के बीच लड़ी गई थी, मराठा और हैदराबाद के निज़ाम थे उनके बीच में लड़ी गई थी बैटल ऑफ खारदा 1795 में लड़ी गई थी, मराठा और हैदराबाद के जो निज़ाम थे उन दोनों के बीच में, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था, मराठा की जीत हुई थी, ठीक है। तो आपको याद रखिएगा कि ये बैटल ऑफ खारदा क्या था। अब इसके बाद देखते हैं कि जॉन शोर के बाद क्या था। जॉन शोर ज़्यादा टाइम तक रहा नहीं था, 5 साल तक। तो जॉन शोर के बाद क्या होता है, लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, ठीक है। लॉर्ड वेलेस्ली आते हैं, ये भी आपका 7-8 साल तक रहते हैं, ठीक है, 1798 से लेके 1805 तक। लेकिन इसके टाइम पे क्या हुआ था कि इंट्रोड्यूस की गई थी सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम, ठीक है। सब्सिडरी अलाइंस सिस्टम किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, तो लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे की गई थी। अब देखो जो सब्सिडी अलाइंस सिस्टम ये होता क्या है, तो देखो बात करते हैं सब्सिडी अलाइंस सिस्टम पे। तो उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, वो क्या करती थी कि जितने भी इंडियंस के जो रूलर थे, हमारे भारत में जितने रूलर्स थे, मराठा थे और बाकी लोग भी थे, निज़ाम थे, अवध के लोग थे, तो उन लोगों को इन क्या करते थे, ये लोग ऑफ़र देते थे कि हम आपको क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। यानी हम अपने मिलिट्री और जो अपने हथियार हैं और जो अपने सेना है, सोल्जर हैं, उनके द्वारा आपके क्षेत्र को प्रोटेक्शन की दी जाएगी, ठीक है। और अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो क्या होगा कि हम आपको आपका जो टेरिटरी है उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीके का सिस्टम था सब्सिडी अलाइंस के, हम आपके बदले वो देंगे और या तो आप हम अपना पूरा राज्य हमको दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपसे हैंडल नहीं हो रहा है, ये उनका कहना होता था, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं कि देखो इसके टाइम पे एक और चीज़ हुई थी, 4th एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, ठीक है।
फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी। अब देखो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की बात कर ले तो देखो एक नाम सुना होगा आप लोगों ने टीपू सुल्तान का, ठीक है। टीपू सुल्तान का नाम सुना होगा। तो टीपू सुल्तान क्या थे, उस समय मैसूर के राजा हुआ करते थे, ठीक है। तो मैसूर के राजा और कह सकते हैं कि क्या कह सकते हो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच लड़ाई होती है, ठीक है। ये इसको कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर, जिसमें ये देखने को मिलता है कि रिज़ल्ट ये देखने को मिलता है कि फिर टीपू सुल्तान को मार दिया। एक सेकेंड, हाँ, फिर रिज़ल्ट देखने को ये मिलता है कि टीपू सुल्तान की हत्या कर दी जाती है और ब्रिटिश फिर मैसूर पर अपना कब्जा जमा लेता है, ठीक है। और इसी के टाइम पे देखो फिर और देखने को मिला था लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे कि ट्रीटी ऑफ बसेन देखने को मिला था, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसेन देखने को किसको मिला था, उसी के टाइम पे, ठीक है। अब याद रखिएगा सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर स्टार्ट होता है, ठीक है। किसके टाइम पे, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे। 2 वॉर हुआ है लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब एंग्लो मराठा वॉर की बात कर लें तो ठीक है, इसको एंग्लो मराठा वॉर के बारे में समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से। तो देखो क्या होता है कि जो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच लड़ी जाती है, ठीक है। उसके बाद इसी के टाइम पे क्या हुआ था कि इस्टेब्लिश ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी एंड फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना होती है कलकत्ता में, ठीक है। क्या होती है, मद्रास प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है और दूसरा कलकत्ता में एक विलियम कॉलेज की स्थापना की जाती है, फोर्ट विलियम कॉलेज की, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फिर उसके बाद कौन सा आपका गवर्नर जनरल आता है, तो गवर्नर जनरल आता है सर जॉर्ज बैरलो, ठीक है। सर जॉर्ज बैरलो आता है 1805 से लेकर 1807 तक, 2 साल तक ही रहता है ये, ठीक है। लेकिन ये एक्टिंग गवर्नर जनरल होता है, ठीक है, जब तक कि लॉर्ड मिंटो नहीं आते हैं तब तक, जब तक कि लॉर्ड मिंटो भारत नहीं आते हैं तब तक क्या होता है कि सर जॉर्ज बैरलो क्या होता है, तब तक उनका कार्यकारी रूप से गवर्नर जनरल बना रहता है, ठीक है। इसके टाइम पे ये 2 साल रहता है। तो 2 साल में होता क्या है कि रिड्यूस करता है ब्रिटिश टेरिटरी को ड्यू टू द इकोनॉमिक रीज़न, ठीक है। ब्रिटिश टेरिटरी को रिड्यूस करता है इकोनॉमिक कारणों से, ठीक है। उसके बाद म्यूटिनी ऑफ वेल्लोर देखने को मिलता है इसी के टाइम पे 1806 में, 2 साल रहता है ये। तो म्यूटिनी ऑफ वॉर देखने को भी मिल जाता है, ठीक है। उसके आगे अब बात करें तो मॉर्ले मिंटो जी आ गए हैं, ठीक है, 2 साल बाद 1807 में मॉर्ले मिंटो आए। 1807 में जब मॉर्ले मिंटो आते हैं तो क्या होता है, ट्रीटी ऑफ अमृतसर होता है महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में, ठीक है। जब लॉर्ड मिंटो के टाइम पे महाराजा रंजीत सिंह अमृतसर की ट्रीटी में महाराजा रंजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में ट्रीटी होती है। और ठीक उसके बाद क्या होता है कि इन्हीं इसके टाइम पे इंट्रोड्यूस की जाती है चार्टर्ड एक्ट 1813, ठीक है, 1813 चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस की जाती है और ये एंड कर देते हैं नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी। याद कीजिए नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी लाई गई थी और एंड कर दी गई है किनके द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, ठीक है। अब ये पार्टिसिपेट करता है थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ कि थर्ड एंग्लो मराठा वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और एंग्लो मराठा वॉर के बीच में लड़ाई होती है। उसके बाद ये देखने को मिलता है कि जो पेशवाशिप जो है, पेशवा का जो उपाधि है वो ख़त्म कर दी जाती है, ठीक है। अब रैयतवारी सिस्टम थी, मद्रास में लाया गया था और बॉम्बे में लाया गया था, ठीक है। ये भी लॉर्ड मिंटो के टाइम पे ही लाया जाता है। और दूसरा जो महलवारी सिस्टम थी जो नॉर्थ ईस्ट के साइड में लाई गई थी और बॉम्बे के साइड में, वो भी इसी के टाइम पे लाई गई थी लॉर्ड मिंटो के ही टाइम पे, ठीक है। फिर इसने क्या किया था, एनेक्स कर लिया था असम को, असम पे कब्जा किया, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट बर्मीज़ वॉर 1824 देखने को मिलता है, ठीक है। और उसी समय पे क्या देखने को मिलता है कि म्यूटिनी ऑफ बैरकपुर भी देखने को मिलता है 1824 में ही, ठीक है, असम के साइड में। अब देखो ये इतना सब कुछ हुआ, अब हमें पता चल गया लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आपको बना दिया गया है लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। उसके बाद जब चार्टर एक्ट 1833 आती है तो इसी नाम को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नाम को कन्वर्ट करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देखो यहाँ से समझो इस बात को, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एक सेकेंड,
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वॉरेन हेस्टिंग था, ठीक है। और लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बात कर ले तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यहाँ लॉर्ड मिंटो हैं, ठीक है। तो ये भी पूछ लिया जाएगा कि हु इज़ द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो लॉर्ड मिंटो हैं। इसके बाद 1873 में एक एक्ट आता है जिस एक्ट में ये कहा जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का नाम बदल के गवर्नर जनरल ऑफ भारत कर दिया गया है, बेसिकली प्रमोशन कर दिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो स्टार्ट होगा ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया समझते हैं। देखो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है और उसके कुछ काम है, ठीक है। तो देखो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो था वो उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, तो उन्हीं को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। और उनके टाइम पे क्या हुआ, एक लॉ लाई गई थी जिसमें क्या होता, सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। इसका क्रेडिट लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही जाता है, ठीक है। और हम थोड़े से लॉर्ड विलियम बेंटिक भले अंग्रेज था, लेकिन इसके लिए हम उसके थोड़ा याद करते हैं कि इसने सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या हुआ था कि क्या किया था इसने, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी आया गया था उस समय, ठीक है। उस समय हम लोग के जो स्कूल्स थे, जो इंडियंस लोकल स्कूल थे, उसमें वहाँ इंग्लिश की शिक्षा नहीं, इंग्लिश दी थी। तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लाया गया 1835 में, किसके द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा, ठीक है। अब ये मैं सोच रहा कि इंग्लिश लाया गया तो थोड़ा अच्छा काम किया, नहीं नहीं नहीं, इंग्लिश लाने का नेचर ब्रिटिश में ये था क्योंकि उन लोग को समझ नहीं रहे थे भारत के लोगों को, ठीक है। अगर वो समझ नहीं रहे थे तो उनको अच्छे से रूल नहीं करना आ रहा था, उनको समझ नहीं, जब तक यहाँ के लोगों के थिंकिंग नहीं समझ रहे थे तब तक उनको पता नहीं चल रहा था कि ये लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, ताकि और अच्छे से रूल कर सकें इनके हमारे को जान करके, ठीक है। तो वो समझने के लिए लाए थे हम पे इंग्लिश, कि हम लोग इंग्लिश में पढ़ें, फिर हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे तो वो अच्छे से समझ पाएंगे कि कभी ऐसा सिचुएशन टाइम पे कि ये क्या सोचते हैं या इनका क्या स्टेप है, क्या स्टेप लेंगे, ताकि इनको हम और सप्रेस कर सकें, दबाव बनाया जा सके, ठीक है। उसके टाइम पे फिर क्या हुआ था, उसके टाइम पे एक मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी कोलकाता में, ठीक है। उसके बाद आता है लॉर्ड चार्ल्स मैटक्लिफ, ठीक है। लॉर्ड चार्ल्स मैटक्लिफ आते हैं, वो एक ही साल तक रहता है तो कुछ ज़्यादा इनको काम होता नहीं है, लेकिन हाँ एक इंडियन लिबरेटर इंडियन प्रेस की कह सकते हैं उसके द्वारा रिमूव कर दिया गया था टाइटल, ठीक है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन होता था प्रेस के लिए, ठीक है। तो ये लॉर्ड चार्ल्स मैटक्लिफ के टाइम का है, ठीक है। हालांकि इस पर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, कभी क्वेश्चन पूछने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे क्या होता है, इम्प्रूव की जाती है नेटिव स्कूलों को, ठीक है। और उसमें क्या किया जाता है, एक्सपेंड किया जाता है कमर्शियल इंडस्ट्री को। और इसी के टाइम पे आपको ये भी देखने को मिलता है फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर। एंग्लो अफगान वॉर इसी के टाइम पे देखा जाता है। तो जो एंग्लो और अफगान वॉर की बात है ये आपका होता है 1838 से लेके 1842 तक, 1838 से लेके 1842 तक ये वॉर चलता है, ठीक है। उसके बाद ये लॉर्ड ऑकलैंड्स को हटा दिया जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड्स की जगह पर कौन आके बैठता है, लॉर्ड इलेनबॉर्ग, ठीक है। लॉर्ड इलेनबॉर्ग बैठता है। वो क्या करता है, उसके टाइम पे एक ही चीज़ होती है 2 साल में, ठीक है, कि सिंध पर कब्जा किया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। जिसमें किसके टाइम पे, तो लॉर्ड इलेनबॉर्ग के टाइम पे पूछ लिया जाएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि सिंध पे कब्जा किसके टाइम पे होता है, ठीक है। फिर ये 1844 में हटा दिया जाता है। इसके जगह पे कौन आता है, लॉर्ड हडिंग आते हैं, जिसमें क्या नाम होता है, इसमें फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर स्टार्ट होता है 1845 से 1846 के बीच में, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की बात। तो इसके टाइम पे था कि देखो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के टाइम पे यही देखने को मिला कि जो अंग्रेज थे, और क्या था आपको कि जो पंजाब थे, अंग्रेज और पंजाब के साइड से लड़ाई लड़ी गई थी, जिसको फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर नाम दिया गया, ठीक है। और दूसरी बात है कि जो रुड़की में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसी के टाइम पे कह सकते हैं कि इस्टेब्लिश की गई, ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट के टाइम पे इस्टेब्लिश की गई रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। दूसरा एंग्लो सिख वॉर भी इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर भी इसी के टाइम पे स्टार्ट हुआ लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर भी लॉर्ड हेडिंग के टाइम पे स्टार्ट हुआ, ठीक है।
अब उसके बाद द इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉर्ड डलहौजी की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो लॉर्ड डलहौजी 1848 में आया और 1856 में चला गया, ठीक है। 1857 की क्रांति के पहले, रिवॉल्ट विद्रोह होने के पहले चला गया, लेकिन विद्रोह की जो आग भून के यही गया था, ठीक है। इसको कैसे देखो समझते हैं। ये इम्प्लीमेंट करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, जिसमें ये कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। क्वेश्चन कभी कभी पूछता है हु इंट्रोड्यूस द लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही लाया गया था। और इस डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये कहा जाता है कि किसी भी राज्य में जिसका रूलर राजा जो है, अगर उसके खुद के संतान नहीं है, ठीक है, उसका खुद का वारिस नहीं है, संतान नहीं है, और अगर वो अडॉप्ट गोद लिया हुआ कोई उसका संतान है और या वारिस है, तो उसको राजगद्दी नहीं मिलेगी, ठीक है। उसका अगर खुद का अपना खून होगा, जिसको कहते हैं कि देयर ओन ब्लड सन होंगे, अपना सगा पुत्र होगा, उसी को राजगद्दी मिलेगी। अगर वो कोई अडॉप्टेड होता है तो उसको नहीं मिलेगी और उस राज्य को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिया जाएगा, ठीक है। तो यहीं से जो पहली देखने को मिला बड़ा ही खतरनाक यहाँ पर, जिसमें से ये देखने को मिला था कि जो हमने देखा था कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था कि जो झांसी की रानी थी, क्योंकि उनका खुद का संतान नहीं था, वो अडॉप्टेड सन थे, ठीक है, गोद लिया हुआ बच्चा था, ठीक है। तो वहाँ का विद्रोह ये देखने को मिला था। दूसरा ये इसने क्या किया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच लाया था, ठीक है। चार्ल्स वुड डिस्पैच इसी के टाइम पे आया था। और इसके बाद क्या था, एजुकेशन इन इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने का इसी के पास क्या कह सकते हैं, इसी के टाइम पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद पोस्ट ऑफिस एक्ट जो 1854 में आया था, 1854 में, वो इसी के टाइम पे कि जो पोस्ट ऑफिस जो अभी देखने को हमें मिलता है जगह जगह पोस्ट ऑफिस, जो अभी जगह जगह पोस्ट ऑफिस देखने को मिलता है आप लोग को, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आया था और जगह जगह पोस्ट ऑफिस की स्थापना की गई थी, ठीक है। दूसरी बात है कि जो रेलवे, जो हम ट्रेन देखते हैं, वो भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ही आया था, ठीक है। फर्स्ट रेलवे जो चलाई गई थी बॉम्बे से थाने चलाई गई थी, ठीक है, जो 34 किलोमीटर का था वो। और कब आया था ये पहली बार ट्रेन, तो 1853 में आया था, ठीक है। अब ये मत सोचना कि इतनी वाहवाही थी कि ट्रेन आया, नहीं। वो ट्रेन लाने का मकसद ये था कि जो यहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, गुड्स हैं, सामान हैं, उसको दूर से क्या कर सकते हैं, ढोने में उनको परेशानी होती थी यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वो ईज़िली एक इकट्ठे करके ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप इमेजिन कीजिए ना कि बिहार है, ये झारखंड है, ये उड़ीसा है। अगर बिहार के साइड में उनको कोई रिसोर्स मिलता है, वहाँ से उनको अगर ले जाना है इंग्लैंड, बाहर ले जाना है वो अपने देश में, तो कैसे ले जाएंगे, ठीक है। तो उस टाइम पे देखो एयर तो था नहीं, हमारा जो बाई प्लेन उस टाइम तो था नहीं कि हवाई जहाज़ से उड़ा के ले जाए। तो कहाँ से जाते थे, ये समंदर के रास्ते से जाते। तो समंदर के रास्ते से जाने के लिए आपको समंदर के किनारे लाना होगा, ठीक है। तो समंदर के किनारे लाने के लिए आप एक एक करके लाएंगे तो नहीं होगा ना, इसीलिए उसने ट्रेन इंट्रोड्यूस किया, ताकि ट्रेन में इकट्ठे एक साथ बहुत सारे कह सकते हैं लाद के ट्रेन से लाया जा सकता है और एक बार में डिपोट वहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ठीक है। इसलिए ट्रेन इंट्रोड्यूस की गई थी, ठीक है। और इसके टाइम पे एक और क्या हुआ, टाइटल जो पद दिया जाता था और पेंशन दिया जाता था, पेंशन, वो भी ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के समय, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसी महान अनुभव के टाइम पे क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्थापना की जाती है, जिसको इंडियन सिविल सर्विस को बोलते हैं, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था, इनिशिएट किया था कि इंडियन सिविल सर्विसेज को, ठीक है। और उसके बाद विडो रीमैरिज एक्ट इसी के टाइम पे लाई जाती है, ठीक है। विधवा पुनर्विधवा विवाह जो होती है उस टाइम पे लाई गई थी, कि उस समय से पहले मान्यता ये थी कि कोई भी अगर विधवा होती है तो वो जौहर कर लेती है। और ज़्यादातर देखा जाता था कि जब वो अगर को उसका हस्बैंड डेथ करता है तो उसके हस्बैंड के साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता था उसी आग में, ठीक है। तो या उसको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये देखने को मिला था कि विडो रीमैरिज एक्ट लाया गया था, ठीक है। अब उसके बाद लॉर्ड डलहौजी के बाद क्या होता है, देखो लॉर्ड डलहौजी ने आग लगा के चला गया, ठीक है। 1856 में उसको हटा दिया जाता है।
जो भी थोड़ा था उसको। उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड डलहौजी के बाद आता है लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन आता है, इसने क्या किया, इस्टेब्लिश की यूनिवर्सिटी कलकत्ता में, मैड्रास में, बॉम्बे में, ठीक है, 1857 के ही टाइम पे, ठीक है। और ठीक उसी टाइम पे वो आदमी लॉर्ड डलहौजी आग लगा के चला गया। लॉर्ड कैनिन आता है बेचारा, लेकिन उस टाइम पे लॉर्ड कैनिन के टाइम पे 1857 का युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। अब 1857 का युद्ध शुरू होता है, फिर ब्रिटिश उसको जैसे तैसे अपने हिसाब से दबाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ब्रिटिश को ये समझ में आ जाता है कि ऐसे रूल नहीं किया जाएगा, ठीक है, ऐसे रूल हम नहीं कर सकते हैं लोगों पर, क्योंकि अब लोगों के मन में विद्रोह आ रहा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा एक एक्ट लाई जाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ठीक है, 1858, ठीक है। उसमें ये कहा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया गया है, ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को, और जो रूल है वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चला गया है, ठीक है, यानी क्वीन के हाथ में चला गया, जो उस समय पे क्वीन एलिजाबेथ हुआ करते थे, ठीक है। तो डायरेक्ट वहाँ से क्या है, ब्रिटिश सरकार यहाँ रूल करेगी, ठीक है। और जो ये गवर्नर जनरल चल रहा था, इसका नाम पोस्ट हटा करके इस पोस्ट की जगह क्या इंट्रोड्यूस कर दिया गया, वाइसराय। और वाइसराय जो होगा वो डायरेक्टली किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, सॉरी अंग्रेज़ों की सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उसके द्वारा ये नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। अब ये सब चला गया। अब देखो इसके बाद जो क्या होगा, अब जो आएगा इसके बाद सारे लोग वो वाइसराय होंगे, ठीक है, जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती है 1947 तक। देखो आ गया आपका वाइसराय। अब बात करते हैं वाइसराय की। हमारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो चुका है, सॉरी लॉर्ड कैनिन रिवॉल्ट ऑफ 1857 हो चुका है। अब जैसे ये देखने को मिला कि इतना विद्रोह हुआ है, तो भाई साहब जो डलहौजी ने गलती की थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, उसको अबॉलिश कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा ख़त्म कर दिया गया, तो लॉर्ड कैनिन के द्वारा ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। अब यही लॉर्ड कैनिन ने किया। उसके बाद लॉर्ड कैनिन के बाद आता है लॉर्ड इलिगिन। लॉर्ड इलिगिन ने क्या किया, वहाबी मूवमेंट, आपके बीपीएससी को लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है वहाबी मूवमेंट। तो उसके टाइम पे क्या हुआ था, वहाबी मूवमेंट देखने को मिला था, ठीक है। वहाबी मूवमेंट मुस्लिम्स मूवमेंट माना जाता है, एक फर्स्ट मुस्लिम्स मूवमेंट। तो ये उस टाइम पे देखा गया था, जिसका जो मेन केंद्र था आपको पता होगा वो पटना था, ठीक है। उसके बाद आगे बात कर ली जाए कि लॉर्ड लॉरेंस आया था, ठीक है। लॉर्ड इलिगिन के टाइम के बाद लॉर्ड लॉरेंस आया था, जिसने हाई कोर्ट की स्थापना की कोलकाता और मद्रास में, ठीक है। हाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसने की थी, वॉरेन हेस्टिंग। और यहाँ देखिए लॉर्ड लॉरेंस ने क्या किया, कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना और मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना करती है, ठीक है। और उसी के टाइम पे एंग्लो भूटानीज वॉर होते हैं। उसके बाद ये जाता है और लॉर्ड मायो आते हैं। लॉर्ड जब मायो आते हैं तो ये इंट्रोड्यूस करते हैं फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द स्टेट एंड द सेंटर एंड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन बिगनिंग। देखो उस समय क्या होता है कि जब ये लॉर्ड मायो आते हैं तो स्टेट और सेंटर के बीच में, जो राज्य में जो लोग रूल करते हैं, जैसे अभी स्टेट है और सेंटर है ना, तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या होता है, फाइनेंशियली डिस्ट्रीब्यूशन की जाती है, ठीक है। जो उसका जो भी खर्च चलाने के लिए जो पैसे वैसे होते हैं, आर्थिक मदद होते हैं, उसको बांटा जाता है इस टाइम पे, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस की जाती है लॉर्ड मायो के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हाईलाइट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बात करता है कि ये फर्स्ट सेंसेक्स लाते हैं, पहली बार जनगणना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉर्ड मायो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम जनगणना 1872 में आती है लॉर्ड मायो के टाइम पे। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है फर्स्ट टाइम जनगणना, क्योंकि आपको पता है कि इस साल जनगणना के लिए कैबिनेट से बिल पास कर दी गई है, और आपको पता है पिछले साल बिहार में जाति जनगणना हो चुका है, तो इसलिए बीपीएससी में हमें इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद ये आगे बात करता है कि लॉर्ड मायो कॉलेज की स्थापना की गई थी फॉर रॉयल एलिट्स के लिए, ठीक है। ये लॉर्ड मायो कॉलेज की स्थापना की गई थी। उसी टाइम पे क्या हुआ था, स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस्टेब्लिश की गई थी, इनिशिएट किया गया था लॉर्ड मायो के ही द्वारा। पूछने जाएगा तो याद रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड मायो के द्वारा फिर जो आता है, उसके बाद लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक आते हैं, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक ने क्या किया था, सिविल मैरिज को इंट्रोड्यूस किया था और आर्य समाज मैरिज को
उस समय इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। सिविल मैरिज और आर्य समाज मैरिज, अभी भी देखते होंगे आप लोग आर्य समाज मंदिरों में शादियां करवाई जाती है, तो ये उस समय इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल मैरिज एक्ट लाया गया था उनके टाइम पे ही, ठीक है। उसके बाद क्या था कि इंटरकास्ट मैरिज अलाउ कर दिया गया था, दो अलग अलग जातियों के बीच शादी, दूसरे जातियों में शादी अलाउ कर दिया गया था लॉर्ड नॉर्थ ब्रोक के टाइम पे, ठीक है। उसके बाद कूका मूवमेंट आता है, पंजाब में एक मूवमेंट देखने को मिलता है कूका मूवमेंट, वो भी इन्हीं के टाइम पे होता है, ठीक है। अब इसके बाद ये हो गया, इन सब के बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आदमी आता है जिसको कहते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन कहते हैं, लॉर्ड लिटन आता है 1876 से लेकर 1880 तक, यानी 4 साल तक ये आदमी रहता है, ठीक है। अब ये 4 साल तक वाइसराय रहता है, तो इसके टाइम पे क्या होता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट इंट्रोड्यूस की जाती है और आर्म्स एक्ट इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की। अब देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर ली जाए तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो इसलिए लाया गया था कि हम लोग क्या कर रहे थे, अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स के माध्यम से क्या कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार की निंदा करते थे। ब्रिटिश सरकार जो गलत कर रही थी हमारे साथ उसके बारे में हम लोग वहाँ लिखते थे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया और सरकार ने कहा कि कोई भी जो दूसरे भाषाओं में लिखते हैं, यानी क्षेत्रीय भाषाओं में अगर जो अखबार छपते हैं, मैगजीन्स छपते हैं जिसमें उनके खिलाफ में लिखा होता है, वो अखबार अगर बैन कर दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि सरकार के खिलाफ आप नहीं लिख सकते हैं उस समय, ठीक है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाई गई थी इसलिए, और दूसरा आर्म्स एक्ट लाया गया था, ठीक है। उसके बाद कहता है कि उस समय एक भूखमरी देखने को मिला था, आपको पूछ लिया जाएगा। और ये याद रखना, ये जो आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये 1878 में आया था, ठीक है, 1878 में आया था, ठीक है। और उसके बाद आगे बात कर ली जाए कि उस समय जो था कि एक भूखमरी देखने को मिलती है। आपको पता होगा उस समय कि भारत भूखमरी से जूझ रहा था, और यहाँ जो उसी टाइम पे दिल्ली, जो दिल्ली गेट बनाया गया है आपका, जो पुरानी दिल्ली में, वहाँ जश्न हो रहा था, वो लोग ब्रिटिश लोग पार्टियाँ कर रहे थे, ठीक है। इसलिए वहाँ क्रिटिसिज्म की गई थी कि लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बहुत इंटरनेशनल लेवल पे क्रिटिसिज्म की गई थी, ठीक है। उसके बाद करते हैं कि सिविल सर्विस की जो एज थी वो कम कर दी गई थी, ठीक है। जो सिविल सर्विस की नॉर्मल एज होती है वो उसके कम कर दी गई थी, ये लॉर्ड लिटन के ही टाइम पे, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से। अब इसके बाद लॉर्ड लिटन के टाइम के बाद लॉर्ड रिपन आते हैं, ठीक है, 1880 से 1884 के बीच में, ठीक है। ये क्या करता है महान, ये रिपेल कर देता है जो भी आर्म्स और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है, इसको रिपेल कर दी जाती है, वापस ले ली जाती है एक्ट को, ठीक है, कानून को वापस ले ली जाती है। उसके बाद क्या होता है, ये इस्टेब्लिश करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसको पंचायत एंड म्यूनसिपल बोर्ड कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये वाला, कि इस्टेब्लिश की जाती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया में पहली बार लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लॉर्ड रिपन के टाइम पे, ठीक है। पंजाब में एक पंजाब यूनिवर्सिटी खोली जाती है 1884 में, इलाहाबाद में यूनिवर्सिटी खोली जाती है 1887 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये। उसके बाद ये इंट्रोड्यूस करता है, लिवर्ट बिल इंट्रोड्यूस करता है, ठीक है, जिसमें ये कहता है कि इंडियन जजेस को, अंग्रेजी जजेस, अलाउइंग इंडियन जजेस टू ट्राई इंग्लिश जजेस, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस की जाती है, ठीक। उस टाइम पे हंटर कमीशन आता है, जिसमें ये कहा जाता है कि भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें उसको सुधार की ज़रूरत है, ठीक है, इसलिए हंटर कमीशन आता है, और हंटर कमीशन का संबंध एजुकेशन सिस्टम से होता है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड डफरिन आते हैं। लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर के 1888 तक आते हैं। इन्हीं के टाइम के बीच में क्या होता है, कांग्रेस INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर देखने को मिलता है, बर्मीज जिसको कहते हैं, एंग्लो और बर्मा में वॉर देखने को मिलता है, ठीक है, थर्ड। और जो अभी कांग्रेस है हमारा, उसी टाइम पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसकी स्थापना होती है 1885 में, ठीक है, किसके टाइम पे, लॉर्ड डफरिन के टाइम पे, ठीक है। उस समय फिर बात करते हैं लॉर्ड डफरिन के बाद, उसके बाद आता है लॉर्ड
लैंसडाउन, ठीक है। लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पे क्या होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 इंट्रोड्यूस की जाती है, जिसमें ये कहा जाता है कि इनेबल करेंगे इनडायरेक्ट इलेक्शन को, ठीक है। ऐसा उस समय चर्चा की जाती है, ठीक है। उसके बाद फैक्ट्री एक्ट लाई जाती है 1891 लाई जाती है फैक्ट्री एक्ट। उसके बाद एक और आता है, याद देखिएगा, लॉर्ड इल्गिन आई थी फर्स्ट, दूसरा आया लॉर्ड इल्गिन सेकंड। ये 1894 से 1899 के बीच में रहता है और इसी के टाइम पे फर्स्ट पॉलिटिकल मर्डर ऑफ ब्रिटिश ऑफिसर बाय द चैपकर ब्रदर, ठीक है, ये देखने को मिलता है। पहली बार ब्रिटिश पॉलिटिकल नेता का मर्डर होता है, ठीक है, किसके द्वारा, चेपकर ब्रदर के द्वारा, चपेकर ब्रदर के द्वारा, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके टाइम पे इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास की गई थी। उसके बाद क्या हुआ, इसके टाइम पे पार्टीशन ऑफ बंगाल को अलग किया गया था 1905 में, ठीक है, जिसमें लॉर्ड कर्जन का बहुत बड़ा हाथ था। और लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, बंगाल को अलग करके दो भागों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल के तौर पे, ठीक है, जो कि अभी पश्चिम बंगाल हमारे यहाँ है और ईस्ट बंगाल जो अब बांग्लादेश बन चुका है, ठीक है। धर्म के आधार पर बांटा गया था और ये कहा गया था क्योंकि उस समय फिर से रिवॉल्ट ना हो जाए, क्योंकि 1857 में इन लोगों ने खतरनाक क्रांति देखी थी, तो वापस ऐसा कुछ रिवॉल्ट देखने को ना मिल जाए, इसलिए इसने बांट दिया। और नाम ये बांटने का रीज़न ये दिया गया कि वे बेटर डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने बांटा, ठीक है, जो कि बहुत ही गलत डिसीजन था भारतीय पर्सपेक्टिव से। अब आगे बात करता है कि लॉर्ड मिंटो सेकंड आता है 1905 से 1910 के बीच में, ठीक है, 5 साल के लिए आता है ये। और ये जैसे ही 5 साल के लिए आता है तो मॉर्ले मिंटो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाता है, मॉर्ले मिंटो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म लाता है, जिसमें उसके बाद आपका आता है लॉर्ड हेडिंग सेकंड। लॉर्ड हेडिंग सेकंड 1910 से 1916 के बीच में रहता है, जिसमें ये देखने को मिलता है मेसोपोटामियन कैंपेन देखने को मिलता है। दूसरा ये देखने को मिलता है ट्रांसफ़र किया जाता है, जो हमारी राजधानी थी उसके पहले कलकत्ता थी, कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई जाती है। ये लॉर्ड किसके टाइम पे होता है, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे होता है, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे होता है, ठीक है। कलकत्ता से राजधानी दिल्ली लाई जाती है 1911 में, ठीक है। उसके बाद ये बात करता है कि लॉर्ड जेम्सफोर्ड आते हैं 1916 से 1921 के बीच में। इन्हीं के बीच में क्या हुआ था, जालियांवाला बाग हुआ था इसी के टाइम पे, और रॉलेट एक्ट भी लाई गई थी इसी के टाइम पे, मोंटेक जेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी इसी के टाइम पे लाई गई थी, और होम रूल मूवमेंट जो था इसी के टाइम पे देखने को मिलती है, ठीक है। और रॉलेट सत्याग्रह की बात कर ली जाए तो ये भी इसी के टाइम पे देखने को मिलता है, ठीक है। लॉर्ड जेम्सफोर्ड ये यहाँ से इम्पॉर्टेंट है, ये लॉर्ड जेम्सफोर्ड। फिर लॉर्ड रीडिंग आते हैं, लॉर्ड रीडिंग आते हैं 1921 से 1926 तक। याद रखिएगा इसी के टाइम पे स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, ठीक है, और चौरी चौरा इंसिडेंट होता है, ठीक है। चौरी चौरा इंसिडेंट का जिक्र ऐसे होता है कि क्या था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रही थी, ठीक है, असहयोग आंदोलन चल रहा था गांधी जी के द्वारा, और गांधी जी ने कहा था 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की स्थापना की शुरू किया, और गांधी जी ने कहा था कि कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए, अगर हिंसा होगी कहीं भी देखने को मिलेगी तो वो अपना आंदोलन तुरंत वापस ले लेंगे, ठीक है। अच्छी खासी 2 साल तक आंदोलन चली थी, अंग्रेज़ों को घुटने पे ला दिया गया था, लेकिन चौरी चौरा जो कि यूपी में है वहाँ एक इंसिडेंट हो जाती है घटना, और ये घटना होती है कि चौरी चौरा का जो पुलिस स्टेशन है उसको जला दिया जाता है, ठीक है, और वहाँ जो भी पुलिस ऑफिसर होते हैं उनको जिंदा जला दिया जाता है और स्टेशन को भी आग से फूंक दिया जाता है, ठीक है। जिसके बाद क्या होता है, गांधी जी आते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मैं अपने शब्द से जाना जाता हूँ, तो उसके बाद गांधी जी ने तुरंत अपना आंदोलन वापस ले लिया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, ठीक है। तो ये किसके टाइम पे हुई थी, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे चौरी चौरा इंसिडेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अब लॉर्ड इरविन की बात करेंगे तो लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 के बीच में हुई थी। याद रखिएगा 1926 से 1931 के बीच में हुई है तो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट और दांडी मार्च की लॉन्चिंग हो रही थी, उस समय लॉन्च किया गया था इसी के टाइम पे, ठीक है। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी मार्च, ठीक है।
उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी था, वो देखने को मिलता है 1930 में, वो लॉर्ड इरविन के ही टाइम पे मिलता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है कि लॉर्ड इरविन के बाद लॉर्ड विलिंगडन आते हैं, ठीक है। लॉर्ड विलिंगडन आते हैं 1931 से 1936 के बीच में रहते हैं। सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, आपको पता है। फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है। फर्स्ट आपका 1930 में, सेकेंड आपका 1931 में, थर्ड आपका 1932 में, ठीक है। जिसमें आपको वहाँ बुलाया जाता है सर मैकडोनाल्ड्स के द्वारा, जो वहाँ उस समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे, और वो कहते हैं कि आइए मिल के बात करते हैं, चर्चा करते हैं, ठीक है। उसी टाइम पे आपको ये देखने को मिलता है कि कॉमनल अवार्ड की भी घोषणा की जाती है उस समय, जो भी आपका इम्प्लीमेंट की जाती है कॉमनल अवार्ड की घोषणा उस समय, ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन के द्वारा, ठीक है। फिर ये बेचारा चला जाता है। इसके बाद एक और आदमी आते हैं जो कि वाइसराय बनते हैं, लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है। ये 9 साल तक 8-9 साल तक ये आदमी रहता है। और इसके टाइम पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो क्रिप्स मिशन आता है, क्रिप्स मिशन भारत आता है, इंट्रोड्यूस की जाती है। दूसरा ये देखने को मिलता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो है मूवमेंट लॉन्च की जाती है इसके ही टाइम पे, जो कि 1942 में हुई थी भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद ये हटने के बाद लॉर्ड वेवेल को बुलाया जाता है, वो वाइसराय बनते हैं। लॉर्ड वेवेल के द्वारा क्या होता है कि ये डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च करते हैं। और दो चीज़ और देखने को मिलती है लॉर्ड वेवेल के द्वारा, वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। वेवेल प्लान और शिमला कॉन्फ्रेंस लॉर्ड वेवेल के द्वारा, लॉर्ड वेवेल के टाइम पे देखने को मिलती है। उसके बाद हम 1947 में पहुंचते हैं, जब हमारा देश आज़ाद होने की कगार पे होता है, जब लॉर्ड माउंटबेटन आते हैं 1947 से 1948 के बीच में, ठीक है। ये फॉर्मुलेट करते हैं जून 3 प्लान, ठीक है। और इन्हीं के टाइम पे ये देखने को मिलता है कि लास्ट वाइसरा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको रट जाइएगा तोते की तरह, कि जो लास्ट वाइसरा है वो लॉर्ड माउंटबेटन है, लास्ट ब्रिटिश इंडिया के वाइसराय, लास्ट वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड माउंटबेटन। उसके बाद आज़ादी मिलती है भारत को, और आज़ादी मिलने के बाद जो लॉर्ड माउंटबेटन हैं, इनको ही भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया जाता है आज़ाद भारत का, ठीक है। उसके बाद ये चले जाते हैं हमारा कौन आज़ादी के बाद 48 में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 48 के टाइम पे कि सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को वाइसराय बनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, अब तो गवर्नर जनरल हो गया। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया जाता है, और राजगोपालाचारी जो हैं लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहते हैं, और फर्स्ट इंडिया टू होल्ड दिस ऑफिस बिफोर द पोजीशन वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं भारत के ये, ठीक है, क्योंकि उसके बाद क्या होती है कि ये पोस्ट जो है ख़त्म कर दी जाती है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये लास्ट गवर्नर जनरल होते हैं और फर्स्ट इंडियन होते हैं, पहला भारतीय जो गवर्नर जनरल है, क्योंकि राजगोपालाचारी भारतीय थे। तो ये पहले तो ये लास्ट गवर्नर जनरल थे, इनके बाद ये पोस्ट हट जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। और दूसरी बार क्या है कि दूसरा ये कि पहला भारतीय थे जो इस पोस्ट पे जाके बैठते हैं, ठीक है, इस गद्दी पे जाके बैठते हैं, ठीक है, पहला भारतीय थे, ठीक है। उसके बाद 1950 में क्या की जाती है कि जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है इसको ख़त्म कर दी जाती है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ जाता है, और 26 जनवरी और 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि गवर्नर जनरल की पोस्ट ख़त्म कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद जो है उनका जो टेन्योर था उसमें क्या क्या होता है, गवर्नर जनरल का रोल इन इंडिया था, और कंट्री ट्रांजिशन टू रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भारत को गणतंत्र की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होता है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भारत चलता है और चलता आ रहा है, और आगे भी चलने की उम्मीद है, ठीक है। तो ये आपका रहा टोटल गवर्नर जनरल और वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक है। इस वीडियो को देख लीजिएगा, और अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद।